नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे रूबरू करवाएंगे आपको हरियाणा के विशेष खबरों से। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले में अपने आदेश पर अमल न होने पर नाराजगी जाहिर की है और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, रिपोर्ट में देखिए आप। एसवाईएल पर पंजाब को कड़ी फटकार, पंजाब के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज। नहर का हिस्सा पूरा न होने से कोर्ट नाखुश। हरियाणा की जीवन रेखा एसवाईएल, साल बीते, दशक बीते, सियासत हुई लेकिन नहीं हुआ तो समाधान। 40 साल से सियासी गलियों में चर्चाएं भी हुई लेकिन हल नहीं निकला। देश की सर्वोच्च कोर्ट ने प्रदेश के हक में फैसला भी दिया लेकिन पंजाब के हट के चलते ये फैसला आज तक अमल में नहीं लाया जा सका। अपने आदेश पर अमल न होता देख अब सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और एक बार फिर सख्त आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसवाईएल पर पंजाब को फटका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जल शक्ति मंत्रालय इस महीने में मीटिंग करे। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मीटिंग की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश। 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश। उम्मीद है सरकारें मध्यस्थता करके मामला सुलझा लेंगी। 19 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल का मुद्दा कई दशक पुराना है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य बना, लेकिन उस वक्त पानी का बंटवारा नहीं हुआ। उसके कुछ वर्षों बाद केंद्र सरकार द्वारा पंजाब से एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को 3.5 MF पानी आवंटित करने का निर्देश हुए, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच 212 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर बनाने को लेकर समझौता हुआ, जिसमें हरियाणा ने तो अपने क्षेत्र के 91 किलोमीटर में एसवाईएल नहर का निर्माण कर दिया, लेकिन पंजाब द्वारा आज तक उस एसवाईएल नहर का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी तरफ मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जल शक्ति मंत्रालय विवाद को सुलझाने के प्रयास कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा एसवाईएल पर पंजाब को फटकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब। केंद्र ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रखा पक्ष। पंजाब पर सहयोग न करने का आरोप। पंजाब विवाद सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया था। अप्रैल में भेजे गए पत्र का कोई जवाब नहीं आया। एसवाईएल मामले पर समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी हर संभव प्रयास किए गए। केंद्र द्वारा हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को बिठा करके वार्ता भी की गई, लेकिन पंजाब के अड़ियल रवैये के चलते यह विवाद आज भी केवल विवाद ही बन सका है, जिसका कोई हल नहीं हो सका। लेकिन इस बार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर के गेंद अब केंद्र के पाले में डाल दी है। वहीं एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व सीएम हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा है। हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल का फैसला अब हमारे हक में आ चुका है। फैसले को अमल में लाने का काम केंद्र सरकार का है। वहीं अभय चौटाला ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है, उसका फैसला है, वो फाइनली अटेंड कर चुका है। वो हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है। अब इम्प्लीमेंट करना है केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को ये प्रयत्न करना। और यही मुद्दा लेके हम पहले मिले थे मुख्यमंत्री से, पहले जो पूर्व राष्ट्रपति जी से उनसे मिले थे हम, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था हरियाणा में हम प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने समझ लिया उनकी जिम्मेवारी। लेकिन जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है, फाइनली अटेंड कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ चुका है। अब इनकी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। मीटिंग का कोई मतलब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाना चाहिए। ये कहा मैंने पहले भी, हम कह चुके, असेंबली में कह चुके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हरियाणा एक बूंद भी अपने हक का पानी नहीं छोड़ेगा। एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2016 में दिया था
और इसी केंद्र की सरकार को कहा था कि आप नहर बना करके लाओ। ये केंद्र की सरकार नहर क्यों नहीं बना करके लाई? आप उन बीजेपी वालों से सवाल पूछो ना जा करके, जो आप मुझसे कर रहे हो। मैंने तो इस पानी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये पानी मैं ही लेके आऊंगा, कोई और नहीं लाएगा। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में अपना फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देने की जिद पर अड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का पंजाब सरकार पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। एसवाईएल पर चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एसवाईएल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। तो एसवाईएल पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया, कहा कि एसवाईएल हरियाणा वासियों का हक है और इसे लेकर रहेंगे। केंद्र के सामने एसवाईएल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है, कहा कि हमें एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से एसवाईएल पर यह बयान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ज्यादा पानी की मांग करता है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया, साथ ही कहा कि हरियाणा के लिए यह पानी जरूरी है। तो एसवाईएल के लिए टाइमलाइन तय होनी जरूरी, सीएम ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि एसवाईएल बहुत पुराना और गंभीर मामला है। सीएम मनोहर लाल की ओर से आगे कहा गया कि नहर नहीं होने से पानी पाकिस्तान जाता है। वहीं 18 अगस्त 2020 को हुई थी अहम बैठक को लेकर भी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी और कहा कि उसके हिसाब से पंजाब कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो वहीं एसवाईएल को लेकर कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने पर निरंतर बातचीत होती रहती है और फिर दोबारा पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है। पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से के पानी को देने की बात निरंतर पहले भी की है और आज एक स्पेशल उनको दोहराई है बात। तो उसमें हरियाणा का हक देना चाहिए पंजाब को, क्योंकि कब तक हरियाणा का हक मारेंगे, ये तो नैतिकता भी बनती है। अगर जब भी कोई बंटवारा दोनों प्रदेशों के बीच में हुआ है तो उसके बंटवारे का हक मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जनता का एसवाईएल जो है वो जीवन रेखा है और एसवाईएल का पानी मेरे क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा में तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 600, 600, 700 और नांगल चौधरी पर जाओगे तो 2-2 हज़ार गहरा फीट पानी चला गया। तो आज दक्षिणी हरियाणा को इसकी बहुत ज़रूरत है। पहले तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वो है, कोई भी सरकार कानून को नहीं मानेगी, क्योंकि कानून के बिना ना देश चलता ना प्रदेश चलता। और कानून जब इस तरह की डायरेक्शन उनको दे रहा है तो उनको करना चाहिए। और पंजाब वहीं एसवाईएल मामले को लेकर कांग्रेस के बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और अब दो एक उप मुख्यमंत्री भी है, ये नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश को इसका पानी मिले। और 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि हरियाणा का हक है, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, चिट्ठी पत्रियों का ये लेन देन जो वार्तालाप है, ये इसका मतलब ही क्या रह गया। और रही बात पानी की, ये हरियाणा प्रदेश का हक का पानी है, हम ये लेके रहेंगे, ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। या तो ये दिला देंगे ना 2024 में आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की है, हम पानी लेके आएंगे। देखिए वहीं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर और प्रदेश की योजनाओं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की। श्री दत्तात्रेय ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के जीवन स्तर में
सुधार आया है। वहीं राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने नई उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से भी शिष्टाचार मुलाकात कर स्मृति चिन्ह रूप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उन्हें भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक पृष्ठभूमि पर चर्चा की। उन्होंने गीता स्थली धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित भी किया। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम इस बीच दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहां पर राज्यपाल की मुलाकात हुई। तो वहीं साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की। तो वहीं राज्यपाल की मुलाकात महामहिम से होते हुए। वहीं गुरुग्राम की एम्बियंस सोसाइटी में ओपी चौटाला के घर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान ओपी चौटाला और नीतीश कुमार के बीच सवा घंटे बातचीत हुई है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी मुलाकात ओपी चौटाला से सिर्फ शिष्टाचार भेंट। वहीं ओपी चौटाला ने कहा है कि नीतीश के साथ मेरी अच्छी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार से जनता बहुत परेशान है। गुजरात में कांग्रेस के द्वारा की गई रैली में राहुल गांधी ने मंच से 8 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें आमजन को दामों में छूट और सब्सिडी देने और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जिस पर अनिल विज ने सभी नेताओं को सलाह देते हुए कहा है कि सभी नेताओं को रेवड़ियां बांटनी बंद करनी चाहिए और अगर रेवड़ियां बांटनी है तो पूरा बजट पेश करें कि इतना पैसा लाएंगे कहां से और पैसा जाएगा कहां। अनिल विज ने कहा कि जनता ये जान सके कि ये मुफ्त खोरी जो बांटी जा रही है ये दी भी जाएगी या नहीं। जनता के सामने पूरा रिकॉर्ड रखें। ये सब नेताओं को रेवड़ियां बांटनी बंद करें और अगर उन्होंने बांटनी है तो पूरा बजट पेश करें कि पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां से, ताकि जनता ये जान सके कि हाँ ये जो मुफ्तखोरी बांटी जा रही है ये दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जनता के सामने पूरा रिकॉर्ड रखें, खाली अपनी घोषणाएं मत रखें। तो वहीं शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसे जिम्मेदारी का एहसास होता है। हरियाणा में केजरीवाल के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है तो सदस्यता संख्या बढ़ानी है तो दौरे करने पड़ेंगे। वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच निकलेंगे। नहीं, अच्छी बात है। राजपथ को अगर कर्तव्य पथ का नाम दिया तो मैं समझता हूँ अच्छा है। इससे जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक। नहीं, दौरे करना तो देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी का अधिकार भी है और मैं समझता हूँ उसकी ड्यूटी भी है। अगर उसने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना किसी व्यक्ति को तो मेंबरशिप भी करेगा और दौरे भी करेगा, लोगों के सामने अपनी बात भी रखेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी ठीक है, करने चाहिए दौरे, क्या दिक्कत है। कोई राजनीति नहीं है। देखिए ईडी किसी के अंडर नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है और जहाँ उनको कहीं कमी नजर आती है तो वहाँ वो चेक करते हैं। और अगर मान लीजिए आप निर्दोष हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें साफ निकल के आएंगे। पूरे देश भर में ईडी की रेड 30 जगहों पर जारी है। दिल्ली के जोरबाग से लेकर गुरुग्राम के सोहना में ईडी का एक्शन लगातार जारी। गुरुग्राम में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई तो ईडी ने सोहना में विपुल ग्रीन सोसाइटी में बड्डी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर के आवास पर रेड की है। पूरा मामला आप रिपोर्ट में देखें। शराब की लड़ाई छापेमारी पर आई। दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी, हरियाणा के कई इलाकों में छापा। जी हां, शराब घोटाले को लेकर चल रही सियासी जंग अब छापेमारी तक पहुंच गई है। ईडी ने एक साथ दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी, कई कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। दिल्ली के जोरबाग में ईडी की छापेमारी। जोरबाग में समीम महिंद्रू के घर पर ईडी की रेड। इंडो स्पिरिट के प्रबंधक निदेशक हैं समीर महिंद्रू। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर ईडी में एक्शन का असर
दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में देखने को मिला। ईडी ने देश भर के करीब 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। बता दें कि बीजेपी लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब माफियाओं के करोड़ों रुपए माफ किए हैं। शराब घोटाले केस में ईडी की देश भर में हो रही छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की रेड में कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई की रेड में भी कुछ नहीं मिला था। देश में जो शिक्षा का माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी। दिल्ली में शराब घोटाले की आंच पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई है। ईडी ने मामले में हरियाणा के कई जिलों में छापेमारी की है। इनमें गुरुग्राम भी शामिल है। गुरुग्राम में 2 जगह ईडी की छापेमारी। सोहना रोड पर विपुल ग्रीन्स में ईडी का छापा। बड़ी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर के आवास पर रेड। दिल्ली के शराब घोटाले मामले को लेकर गुरुग्राम में आज 2 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सोहना रोड पे बनी विपुल ग्रीन सोसाइटी के बाहर हूं, जहां पर मैं बता दूं कि इस सोसाइटी के 1402 नंबर फ्लैट के अंदर रेड चल रही है ईडी की। और दूसरा जो ठिकाना है वो गुरुग्राम का डीएलएफ फेज 3 का मीडिया सेंटर है, जहां पर ये रेड चल रही है। बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम में बड़ी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के आवास पर ये ईडी का छापा चल रहा है। और गुरुग्राम की रिहायशी सोसाइटी जो कि मीडिया सेंटर में अर्जुन पांडे के आवास पर ये पूरा जो है रेड चल रही है। बता दूं कि 2 शख्सों की अलग अलग प्रॉपर्टीज पर ये रेड की जा रही है। और ये रेड आज सुबह से ही ईडी ने गुरुग्राम में जब दस्तक दी थी तब से ही चल रही है। गुरुग्राम के बाद ईडी की जांच पंचकुला तक पहुंची। यहाँ भी ईडी ने सेक्टर 8 में रेड मारी। ईडी ने यहाँ सीनियर अधिकारियों या दिल्ली में अलाउट हुए शराब से जुड़े कारोबारियों के घर और ऑफिस में छापा मारा। इसके अलावा ईडी ने पंचकुला सेक्टर 8 में पंजाब सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट नरेश दुबे के आवास पर भी रेड मारी। शराब पर छिड़ी सियासी जंग की आंच हरियाणा तक पहुंची है। अब देखना होगा कि मामले की जांच कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शराब की लड़ाई। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा 7 और 8 सितंबर को है। हरियाणा के हिसार पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोनाली फोगाट के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुलाकात के बाद केजरीवाल आदमपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको सबको नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कैंपेन चालू किया था, एक मूवमेंट, मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। लोगों का प्रश्न है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी भारत पिछड़ा क्यों रह गया? कितने देश हमसे आगे निकल गए। आज जब दुनिया में कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक पिछड़ा देश है, बहुत तकलीफ होती है। कल मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान पे जा रहा हूँ, हरियाणा में, हिसार में। मैं हिसार में पैदा हुआ था। हिसार में एक गांव है, हिसार के पास सिवानी, वहाँ पे पैदा हुआ था। हिसार से मैं अपनी इस शुभ यात्रा का, पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ और वहाँ से एक एक करके सभी राज्यों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आपको सबको नमस्कार। तो वहीं सांसद कार्तिक शर्मा पृथला में विधायक नयनपाल रावत के निवास पर पहुंचे, जहां पर सांसद कार्तिक शर्मा ने विधायक नयनपाल रावत की बहन स्वर्गीय संतोष देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने विधायक नयनपाल और उनके परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि 4 दिन पहले विधायक नयनपाल रावत की बड़ी बहन का निधन हो गया था।
तो ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सांत्वना देने के लिए परिवार के बीच पहुंचे सांसद कार्तिक शर्मा। तो ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, परिवार के बीच बैठे हुए हैं सांसद कार्तिक शर्मा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एमएलए विधायक नैनपाल रावत के आवास पर यह मुलाकात उन्होंने की है। वहीं हांसी में एक कुएं में भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सारी दवाइयां सरकारी हैं और दवाइयों की कीमत लाखों रुपए की आंकी गई है। इसी विषय पर आधारित रिपोर्ट देखें आप। मरीज जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवाइयां अस्पताल के फार्मेसी में नहीं मिलती हैं। बोला जाता है कि दवा खत्म हो गई है, लेकिन वहीं सरकारी दवाइयां कुएं में मिली तो हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें, कितनी सारी दवाइयां कुएं में फेंकी गई थी जो जरूरतमंद को दी जा सकती थी। ये कुआं गांव मसूदपुर का है जो कि खेत में बना हुआ है। किसानों को दवाइयां मिली तो उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों का भी हाथ है और मतलब ये जो छोटे छोटे अधिकारी अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं उनका भी साथ है। रात को ये कुआं बिल्कुल खाली करवा दिया गया। अब ये मतलब डिपार्टमेंट के हैं लोग ये वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई मारब कार्रवाई कर दियो, हम मरने के लिए तैयार हैं भाई। मरना तो इस कुआं में भी हमने 5 से 6 फीट इसमें पानी है। उसके बाद इसके जो वेल बैंड होते हैं वो खोलने में पड़ते हैं। ये जो सिरिंज है ना ये खतरनाक, अगर कोई डॉक्टर अपने पैर में गड़वाता हो तो मैं मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे ये पूरी सिरिंज चुबा देना। इससे बड़ा मतलब दुख क्या हुआ किसान का। यहाँ दवाइयाँ पड़ी हैं, कुआं भरा पड़ा है, रात को ही चोरी होगी, कमाल है। हॉस्पिटल में से दवाइयाँ लोगों को मिलती नहीं, लोग तराई तराई करते घूमते हैं, लोग दवाइयों को ढूंढते, लेकिन दवाई आँव के कुएं में दवाई डाल के और अब रात को निकाल भी ले गए। बिल्कुल ये सरकारी गाड़ी आपके सामने ही खड़ी है, इसमें दवाइयाँ लोड करने लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जो बीमार लोग हैं जिनको जरूरतमंद है उनको दवाइयाँ मिलती नहीं या कुएं में दवाइयाँ पड़ी हैं। सूचना मिलने पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम सारी दवाइयां कब्जे में ले ली। वहीं एसएमओ का क्या कहना है वो भी सुनिए। मिले हैं आज और एक कट्टे में हमें आयरन के सिरप वगैरह और कुछ और दवाइयां भी किट वगैरह मिली हैं। ये हमने अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम इसकी अकाउंटिंग अब करेंगे अपने हॉस्पिटल में जाकर। दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दवाइयां कैसी थी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन दवाइयों से कुएं का पानी खराब हो गया। अगर ये पानी कोई पी लेता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस तरह कुएं से दवाइयां मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर दवाइयां किसने फेंकी? क्या इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं? बहरहाल जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। हांसी से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए अनुराग सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।